करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मधुलिका सूद आंटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, नमस्कार। संगत जी आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी गुरु जी महाराज के दर्शन फिजिकल फॉर्म में नहीं किए हैं। मेरे मम्मी पापा मेरी सिस्टर वो गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे, उन्होंने दर्शन किए हैं। सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से 2008 में जुड़ी। मुझे याद है संगत जी कि जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ गई थी तब मेरी बात दीपिका आंटी से हुई थी और आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मैं और आंटी गुरुजी के बारे में ही बातें कर रहे थे और उसके पहले संगत जी अनीता कुमार आंटी के घर पे सत्संग हो रहे थे और अनीता कुमार आंटी मेरी सिस्टर की ननंद है। मेरी सिस्टर की फैमिली में अनीता कुमार आंटी पहली सदस्य हैं जो गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। फिर अनीता आंटी ने मेरी सिस्टर को जोड़ा और मेरी सिस्टर ने मेरे पेरेंट्स को जोड़ा और मेरे पेरेंट्स के थ्रू मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। और संगत जी गुरुजी महाराज की जो जर्नी की शुरुआत है वो काफी सारी पुरानी संगत के साथ हुई मेरी। बॉम्बे आंटी, रोमा आंटी, संजय सिंह अंकल, सीमा मेहरा आंटी, ये सारे लोग मैंने इनको सत्संग करते हुए सुना है। और उस समय संगत जी मुझे नहीं पता था कि इसे सत्संग कहा जाता है। मुझे लगता था कि ये लोग अपनी स्टोरी आके सुनाते हैं और मुझे इनकी स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था। संगत जी हम लोग वेस्ट इंडीज से इंडिया आए हुए थे। मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे और मैं भी वहाँ जॉब किया करती थी। और संगत जी 2003 में हम लोग इंडिया आ गए और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा निर्णय है भारत आने का। लेकिन जब बाद में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो मुझे एहसास हो गया कि ये गुरुजी महाराज की ही कॉलिंग थी कि हम इंडिया आए। गुरुजी महाराज को शुक्राना, लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी जब हम इंडिया आए तो हमारा कोई सोशल ग्रुप नहीं था और मैं बहुत लोनली फील किया करती थी और इस बात की खबर मेरी सिस्टर को भी थी। और संगत जी मैं बहुत थॉट प्रोसेस से गुजरती थी। मुझे लगता था कि इंडिया आना हमारा राइट डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ और ये सारे थॉट्स मेरे मन में चला करते थे। और मेरी सिस्टर को लगने लगा कि कहीं अकेला फील तो नहीं कर रही है। तो मेरी सिस्टर मेरे घर आया करती थी और मुझे पिकअप करके मुझे सत्संग में ले जाया करती थी जहाँ पर मैं पुरानी संगत के सत्संग ऐसे स्टोरी सुना करती थी। और संगत जी जब भी मैं इन सभी संगत की स्टोरी सुना करती थी तो मुझे लगता था कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है और अगर ऐसा होता भी है तो इनके जीवन में इनके गुरु ने क्या किया है उसके लिए इन्हें इतना वोकल होने की आवश्यकता है, इन्हें इतना प्रचार करने की आवश्यकता है। ये सारे थॉट मेरे मन में चला करते थे। और फिर संगत जी मुझे बाद में गुरु जी की इस मेथोडोलॉजी का पता लगा कि इसे सत्संग कहते हैं। इसे बखान करना या प्रचार करना नहीं कहते। गुरु जी महाराज की महिमा को दूसरी संगत तक पहुँचाने को ही सत्संग कहते हैं। संगत जी मैं ये कहूँगी कि मेरा हाथ पकड़कर गुरु जी ने मुझे आध्यात्मिक रास्ते पर चलाया है। संगत जी मैं तो सच कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि जिंदगी क्या है। आज जो कुछ भी पता है या आज जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा है। संगत जी मैं आपको फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। 2003 में जब मैं इंडिया आ गई तब मैंने अपने पेरेंट्स को ये डिक्लेयर किया कि अब मैं कभी भी वेस्ट इंडीज नहीं जाऊंगी, मैं इंडिया में ही रहूंगी परमानेंटली। और ये खबर संगत जी मेरे पेरेंट्स के लिए दोनों तरफ से, इन लॉज की तरफ से भी और मेरे अपने पेरेंट्स के लिए भी बड़ा ही डिजास्टर साबित हुई। उन्हें लगा कि इसने इतना रैशनल डिसीजन कैसे ले लिया, बच्चे भी बहुत छोटे हैं और मेरे हस्बैंड वेस्ट इंडीज में हैं। और संगत जी पेरेंट्स ने मुझे बहुत बार बोला कि ये मेरा बहुत गलत निर्णय है, बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं वही वेस्ट इंडीज में ही रहना चाहिए। लेकिन संगत जी मैं अपने निर्णय पर फर्म थी और मैंने सोच लिया था कि अब मैं वापस इंडिया छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब हमने तुम्हारे लिए एक वैष्णो देवी से मन्नत मांगी थी। हो सकता है कि वो मन्नत हमने नहीं पूरी की है, उसका ये इम्पैक्ट आ रहा हो कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड से बिछोड़ा हो गया हो, दूरी हो गई है, इसलिए तुम हमारा कहना मानो और एक बार वैष्णो देवी के दर्शन करके आओ। तो संगत जी जब मम्मी ने मुझे बात बोली तो मैंने कहा कि इस घर में भगवान को कोई नहीं मानता है, इसलिए आज के बाद ये वाली बात मत बोलना। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी नहीं मानी। उन्होंने मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट की और जो भी उनकी मन की व्यथा थी, जो परेशानी थी, वो मेरे हस्बैंड को बताई और रिक्वेस्ट किया कि वो एक बार मुझे लेके वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाए। और संगत जी मेरा भाई आर्मी में था तो उसने बहुत जल्दी से हमारे लिए वीआईपी दर्शन की टिकट्स अरेंज कर दिए और हम लोग संगत जी वैष्णो देवी दर्शन करने चले गए। अब संगत जी जब हम वैष्णो देवी गए तो हम लोगों ने पिट्ठू किया, हम दर्शन करके आए और जब हम लोग नीचे आए दर्शन करके तो हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड का वॉलेट कहीं घूम गया है, सारे पैसे वगैरह सब उसी में थे। अब संगत जी हमारे सामने
समस्या ये थी कि हम वापस घर कैसे जाएंगे, हम पिट्ठू वाले को पैसे कैसे देंगे। और संगत जी जो हमारा पिट्ठू वाला था उसका नाम बहादुर सिंह था। उसने अपनी एक मेली सी गंदी सी पोटली खोली और उसमें से 1800 रुपए निकाल करके मेरे हस्बैंड को दे दिए और कहा अगर आपका इससे कुछ काम बन जाता है तो आप ये ले लीजिए। मेरे हस्बैंड और मैं बहुत सरप्राइज हुए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपकी जो दिन की दहाड़ी है वो तक तो मैंने दी नहीं और आपके मैं ये पैसे लेकर जा रहा हूँ। तो बहादुर सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं साहब, पैसे कभी भी आ जाएंगे, आप ये रख लीजिए। और संगत जी हमने उसके पैसे ले लिए और जाने से पहले उसका नंबर, उसके घर का एड्रेस, पिट्ठू कहाँ से लेते हैं वहाँ का नंबर, वहाँ के सूबेदार का नंबर, सारी इंफॉर्मेशन लेकर के हम लोग दिल्ली आ गए और हमने सोचा था कि हम दिल्ली आते ही सबसे पहले उसके पैसे लौटा देंगे। संगत जी उस समय मेरे ब्रदर का ट्रांसपोर्ट का काम था और उसके ट्रक चला करते थे दिल्ली टू कानपुर और दिल्ली टू जम्मू। और संगत जी इस बारे में फिर मैंने अपने ब्रदर को बताया, उसको सारी बात बताई और बहादुर सिंह का नंबर, एड्रेस वगैरह मैंने सब अपने भाई को दे दिया। और संगत जी मेरे भाई ने भी इस बात को बहुत सीरियसली लिया और उसने अपने जम्मू ऑफिस में फोन किया और वहाँ पर बताया ये बहादुर सिंह है और इसका ये नाम है, ये इसका एड्रेस है, इसका फोन नंबर है, इससे कांटेक्ट करो और इसके इतने इतने पैसे बनते हैं, इसे दे दो। अब संगत जी मेरे भाई के ऑफिस से बंदे गए, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने पता किया, लेकिन उन्हें पता चला कि बहादुर सिंह नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है। अब संगत जी मेरे भाई जितनी तलाश निकाल सकता था निकाली, लेकिन काम नहीं हुआ और हम लोग बड़े अपसेट हो गए। मेरे हस्बैंड भी बड़े अपसेट हो गए और कहने लगे कि तुम्हारे भाई ने काम किया ही नहीं होगा। फिर संगत जी मेरे ब्रदर खुद गए, वहाँ जाके खूब ढूंढा, पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और संगत जी फिर ये बात आई गई हो गई और मेरे हस्बैंड के जो भाई है वो भी आर्मी में है, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की। अब संगत जी आर्मी वाले बंदे भी गए उसे ढूंढने के लिए, खूब पता करा, लेकिन बहादुर सिंह नाम का कोई बंदा उन्हें मिला ही नहीं। और संगत जी बस समय गुजरता चला गया और इधर मैं गुरु महाराज से जुड़ गई और जब भी मेरे हस्बैंड मुझे फोन करते तो घर के स्टाफ से पता चलता कि मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में गई हूँ। और संगत जी उस समय गुरुओं के बारे में कुछ माहौल ठीक नहीं था, गुरुओं के बारे में बहुत गलत गलत और नेगेटिव बातें फैल रही थी। तो मेरे हस्बैंड को लगने लगा कि पता नहीं कौन से गुरु के यहाँ गई होगी और साथ में मेरी दोनों बच्चों को भी ले जाती है, कब जाती होगी, कब आती है, किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गई है। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड धीरे धीरे मुझसे सब कुछ पूछा करते थे कि वहाँ तुम क्या करते हो, वहाँ क्या होता है। तो मैं बताया करती थी कि वहाँ गुरबानी होती है, हम चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लेते हैं, हम वहाँ पर शब्द कीर्तन सुनते हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि गुरुजी महाराज प्रवचन देते होंगे, ये करते होंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, गुरुजी महाराज तो अपने फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने सुना कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो इन्होंने बड़ी इत्मीनान की सांस ली कि चलो फिजिकल फॉर्म में नहीं तो कोई टेंशन नहीं। फिर मेरे हस्बैंड मुझसे पूछने लगे कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो तुम लोग वहाँ बैठकर क्या करते हो। और फिर मैंने बताया कि हम लोग शब्द कीर्तन सुनते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं और घर आ जाते हैं। और फिर मैंने ये भी बताया कि लंगर प्रसाद लेने के बाद हम सीधे घर आते हैं क्योंकि गुरुजी महाराज का कहना है कि सत्संग में जब आओ तो सत्संग खत्म होने के बाद सीधे अपने घर जाओ। और संगत जी फिर मेरे हस्बैंड मेरी बातों से कन्विंस्ड हो गए। और फिर संगत जी उसके बाद जब भी बात होती तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता कि गुरुजी महाराज है ना, सब हो जाएगा। संगत जी मुझे अच्छी तरीके से याद है जब दीपिका आंटी मुझे मंदिर लेकर के गई थी, सत्संग में लेकर गई थी, तब मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उस जर्नी पर जा रही हूँ जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। और संगत जी जब मैं मंदिर में सत्संग में गई तो पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि शांति क्या होती है। फर्स्ट टाइम आई एनकाउंटर्ड विद पीस। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। शब्द कीर्तन सुने, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लेकर फिर हम घर आ गए। और फिर संगत जी उस दिन के बाद तो ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा एक पुलिंग मुझे फील होने लगा कि बस सब काम फिनिश करके मैं सीधे गुरुजी महाराज के पास पहुंच जाऊं। और फिर संगत जी हमारे गुरुजी महाराज के साथ यात्रा शुरू हो गई। और इस बीच में जब हम वैष्णो देवी गए, बहादुर सिंह को हमने ढूंढने की कोशिश की, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था, बहादुर सिंह नहीं मिल रहा था। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने भाई को कहा और उन्होंने बहुत ढूंढा बहादुर सिंह को। टैरो कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं होते, इनके द्वारा बताए जा सकते हैं आपकी जिंदगी से जुड़े कई रहस्य। फ्यूचर में आपकी जिंदगी में कौन सी परेशानी आने वाली है, तरक्की में कौन सी रुकावट है, शादी में क्यों हो रही है दिक्कत, टैरो कार्ड ये सब बता सकते हैं।
अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज ऐप और संपर्क करें मुझे या किसी अन्य विशेषज्ञ टैरो कार्ड रीडर से। पहली चैट है बिल्कुल मुफ्त। बहादुर सिंह का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर मेरे हस्बैंड के ब्रदर ने अपनी पोस्टिंग जम्मू करवा ली और वहाँ जाकर के भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बहादुर सिंह नाम का पिट्टू हमें नहीं मिल रहा था। और ऐसे एक बार संगत जी मेरे हस्बैंड का मेरे पास फोन आता है। वो मुझे कहते हैं कि मैं जब भी तुम्हें फोन लगाता हूँ हमेशा मंदिर में रहती हूँ, हमेशा गुरुजी के मंदिर में रहती हूँ। तुम इतना क्या गुरुजी गुरुजी करती रहती हो? अगर वाकई तुम्हारे गुरुजी महाराज में इतनी शक्तियाँ हैं तो वो मुझे बहादुर सिंह से मिलवा करके दिखाएं, क्योंकि जब भी मुझे वो एपिसोड याद आ जाता है कि मुझे उसके पैसे देने हैं, मुझे बहुत बहुत भारीपन लगता है। मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है और मैं उसका कर्जा लेके नहीं मरना चाहता। और फिर संगत जी जैसे ही मैंने इनकी बात सुनी, मैंने गुरुजी महाराज की तरफ देखा और कहा कि गुरुजी महाराज, अब तो ये बात आपके और मेरे हस्बैंड के बीच की है, एक गुरु और भक्त के बीच की है। अगर आपको इन्हें अपना भक्त बनाना है तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैं 10 दिन के बाद इंडिया आ रहा हूँ। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड इंडिया आए तो संगत जी इमिग्रेशन में बहुत भीड़ थी और इनके पासपोर्ट में करीब 3 से 4 पेजेस खाली थे और वो इमिग्रेशन वालों ने देखा नहीं और इनका पासपोर्ट कैंसिल हो गया। खैर वो घर आए, बहुत अपसेट थे और इन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम मुझे इंडिया में नौकरी करने के लिए मत बोलना। और उन्होंने मुझे बताया कि एयरपोर्ट पर क्या हुआ। तो मैंने कहा कि आप अपसेट मत हो, आप चाय पियो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, गुरुजी है ना, सब देख लेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अच्छा अब तुम्हारे गुरुजी क्या मेरा पासपोर्ट बनवा देंगे? तो मैंने कहा हाँ मेरे गुरुजी तो सब कुछ करते हैं। तो कहने लगा कि अच्छा तुम्हारे गुरुजी से बोलना कि मेरा पासपोर्ट भी बनवा दे। मैंने कहा हाँ हाँ वो सब कर देंगे। और फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को चाय दी और इतनी ही देर में मेरा एक फोन बजता है और फोन पर मेरा बहुत पुराना फ्रेंड कर्नल शिशुपाल चौधरी, जो कि मेरे साथ नर्सरी से ग्रेड 2 तक पढ़ा हुआ था, उनका फोन आया और पूछने लगे कि भाई कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पर रहते हो। और फिर संगत जी मैंने उन्हें कहा अभी मेरे हस्बैंड की ऐसी प्रॉब्लम हो गई है पासपोर्ट की, तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। तो पूछने लगे कि अच्छा पासपोर्ट कैसे कैंसिल हुआ, क्या बात हो गई। और मैं सारी बात उसको फोन पर बताने लगी। मेरे हस्बैंड पीछे ही खड़े थे, मेरी बात सुन रहे थे। और फिर मैंने उनसे पूछा कि बाय द वे वेयर आर यू? तो मुझे कहने लगा कि आई एम पोस्टेड इन दिल्ली और मेरा ऑफिस मेहरौली में है और अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा जहाँ पर सब पासपोर्ट का सब काम देखा जाता है। तो फिर वो कहते कि हाँ इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने हस्बैंड को लेके मेरे ऑफिस आ जाओ। और फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई और कहा कि उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको बुलाया है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हम अभी जाएंगे। और संगत जी सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख करके हम उसके ऑफिस के लिए निकल गए। हम वहाँ उसके ऑफिस में पहुंचे, हमने सारी बातें करी और फिर संगत जी उसने अपनी सेक्रेटरी से सारे फॉर्म फिलअप्स करवाए, सारी फॉर्मेलिटीज की। और सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद वो मुझे कहने लगा कि मधुलिका तुम अपने हस्बैंड का फोटो लेकर आई हो संजय का? तो मैंने कहा हाँ मैं लेकर आई हूँ। और जैसे ही संगत जी मैंने अपने पर्स से मेरे हस्बैंड का फोटो निकाला, उसमें फोटो के साथ साथ बहादुर सिंह का एड्रेस भी नीचे टेबल पे गिरा। और उसी समय संगत जी मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा आभास हुआ कि मुझे बहादुर सिंह की बात शिशु से करनी चाहिए। और फिर मैंने अपने हस्बैंड का फोटो जब उसे दे दिया तो मैंने उससे पूछा कि शिशु क्या तुम जम्मू में किसी को जानते हो? तो वो कहने लगा कि कमाल है, 14 साल में कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ जम्मू का, तुम कहोगी तो एक एक टेररिस्ट से तुम्हें मिलवा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं टेररिस्ट से तो नहीं मिलना है, बस एक आदमी का पता कर दो। अब संगत जी मेरे हस्बैंड चुपचाप बैठे हुए थे और ये सारी बातें सुन रहे थे और मैंने बताया बहादुर सिंह के बारे में। तो उन्होंने पूछा कि कौन है ये? तो मैंने उसे सारी बात बता दी और फिर मैंने बताया कि ये सब हुआ और उसके बाद उस बंदे का पता ही नहीं चला। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम मुझे इसका एड्रेस दो, अगर ये जिंदा है तो बस 10 मिनट दे दो। और संगत जी जो उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, पहले तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, पर मन में आया कि हो सकता है कि काम बन जाए। और संगत जी मेरे फ्रेंड ने बहादुर सिंह का एड्रेस लिया, उस एड्रेस को फैक्स किया और संगत जी लिटरली 10 से 12 मिनट के बाद वहाँ से जम्मू से कॉल आता है और उसके ऑफिसर्स बोलते हैं कि साहब बहादुर सिंह मिल गया है, बताइए इसका क्या करना है। संगत जी कर्नल शिशु उस समय टेररिस्ट का कोई प्रोजेक्ट ही हैंडल कर रहे थे। तो उनके ऑफिसर्स को लगा कि ये भी कोई टेररिस्ट होगा या कोई उससे रिलेटेड कुछ होगा, तो हमें इसके साथ कुछ करना होगा, इसके साथ कोई इंक्वायरी करनी होगी। कर्नल शिशु ने कहा कि नहीं नहीं उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, पहले उसे फोन पर लेकर आओ। और संगत जी जब बहादुर सिंह फोन पर आया तो कर्नल शिशु ने उससे पूछा कि क्या
2003 में ऐसा कुछ हुआ था कि आपने किसी को पैसे दिए थे। और संगत जी बहादुर सिंह ने सारी एक एक बात बता दी कि भाभी थी, उनकी 2 बेटियां थी और उनका पर्स खो गया था तो मैंने उनको पैसे दिए थे, गुलशन कुमार सिंह के ढाबे के सामने पैसे दिए थे और सारी एक एक बात उसने बता दी। और संगत जी बहादुर सिंह से बात होती जा रही थी और कर्नल शिशु मुझे देखते जा रहे थे और मैं उन्हें थम्स अप दिखा रही थी कि जो बोल रहा है वो बिल्कुल राइट बोल रहा है। तो उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो राइट पर्सन है। और फिर कर्नल शिशु ने उससे कहा कि Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. हेलो मोथो, कि वही भैया भाभी तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, तुम दिल्ली आ जाओ। और फिर कर्नल शिशु ने सूबेदार से कहा कि इसको 500 रुपए दे करके ISBT की जो बस आती है जवानों की उसमें इसको बिठा देना और मैं इसमें खाना खिला के इसे पानी की 2 बोतलें देकर बस पे बिठा देना। और संगत जी बहादुर सिंह को बस में बिठा दिया गया और वो यहाँ दिल्ली आ गया। और शाम तक संगत जी हम कर्नल शिशु के ऑफिस में थे और शाम तक हमारे हाथ में मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट आ चुका था। तो देखिए संगत जी गुरुजी का नायाब तरीका, उनकी दुनिया कैसे चलती है ये किसी को भी नहीं पता। पासपोर्ट हाथ में था और बहादुर सिंह का पता चल गया था। एंड संगत जी माय हस्बैंड वाज थॉरली इम्प्रेस्ड। और संगत जी मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि मेरा किया हुआ है, उन्हें तब तक गुरुजी के ऊपर भरोसा नहीं था। और सुबह संगत जी ISBT से फोन आया, हम लोग वहाँ गए, बहादुर सिंह से मिलने गए। और संगत जी हम बहादुर सिंह से मिले, हमने उसे पहचान लिया, उसने हमें पहचान लिया। फिर हम उसे अपने घर लेकर आए, उसे रूम दिया ताकि वो फ्रेश हो सके। फिर हमने उसके साथ ब्रेकफास्ट किया और जो कुछ भी मेरे हस्बैंड को उसे देना था वो दिया और हमने उसको फिर से ISBT पे भेज दिया। संगत जी जब हम बहादुर सिंह को ISBT छोड़ने जा रहे थे तब उसने हमारी कार में गुरुजी महाराज की फोटो देखी। तो उसने बोला कि भाभी ये कौन है? तो मैंने कहा कि तेरे पास एक माता जी है, मेरे पास एक पिताजी है। उसने कहा अच्छा। और पता नहीं संगत जी मेरे माइंड में क्या आया, मैंने वो फोटोग्राफ ली और उसे उठा करके दे दी। और संगत जी उसने बहुत प्यार से गुरुजी महाराज की फोटो ली और मैंने उससे कहा कि बहादुर सिंह कि गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं भाभी बिल्कुल नहीं होगी, जहाँ मैं अपनी माता जी को बिठाता हूँ मैं वही गुरुजी को बिठाऊंगा। संगत जी मेरे हस्बैंड और मैं पीछे बैठे हुए थे और बहादुर सिंह ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। तो संगत जी बहादुर सिंह ने धीरे से मेरे कान में विस्पर किया कि भाभी पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। मैंने बोला कि क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगा कि मेरी वाइफ को कैंसर हो गया है। और संगत जी मेरे मन में आया कि गुरुजी महाराज इसके साथ जा रहे हैं तो इसका कल्याण तो निश्चित ही होगा। और फिर संगत जी मैंने कर्नल शिशु से रिक्वेस्ट की कि आप इंश्योर कर लेना कि अपने गाँव तक सही सलामत पहुँच जाए, इसके पास कुछ रुपए हैं। और कर्नल शिशु ने कहा कि दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी। और संगत जी हम उसे छोड़कर घर आ गए। और संगत जी उसके बाद मेरी भाभी को कैंसर हो गया। और संगत जी मेरी भाभी का जब तक कैंसर डायग्नोस हुआ तब तक वो अपने कैंसर की 4th स्टेज पर पहुंच चुकी थी। 2 साल की बेटी और 9 महीने का बेटा था। और संगत जी उसे लेकर हम बड़े मंदिर आए और बड़े मंदिर में संगत जी हमारी मुलाकात गौरव अंकल से हुई। और गौरव अंकल ने बहुत टाइमली हमसे पूछा कि इन्हें क्या हो गया है। तो मैंने कहा कि इन्हें कैंसर है और अभी अभी इनका कीमो करवा कर हम सर गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं। तो गौरव अंकल ने कहा कि जब ये ठीक होंगी तभी आएंगी, लेकिन आप कल से लंगर सेवा के लिए आ जाइए। संगत जी सेवा क्या है, सेवा क्यों मिलती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो सब नहीं पता था। बस मुझे गुरुजी के मंदिर आना बहुत अच्छा लगता था, मुझे गुरबानी सुनना बहुत अच्छा लगता था, लंगर बहुत डिलीशियस था। और संगत जी ये सोचकर बहुत एक्साइटेड हो गई कि अब तो रोज ही मुझे मंदिर आना मिलेगा। और संगत जी मुझे वहाँ पर मंदिर का किचन देखने की इच्छा हुई। मेरा भाई भी मेरे साथ था तो मैंने भाई और भाभी को वहाँ कंफर्टेबल किया और मैं किचन में गई। और संगत जी जैसे मैं किचन में गई सेवादार जितने भी थे वो मुझे कहने लगे कि अरे आप किचन में कैसे आ गए, आपको ऐसे अलाउड नहीं है, इवन किसी को भी अलाउड नहीं है, जब तक गुरुजी महाराज का आदेश नहीं होता वो यहाँ नहीं आ सकता। और संगत जी उनकी बात सुनकर मैं बहुत शॉक्ड में आ गई कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और संगत जी तब तक मैं गौरव अंकल को नहीं पहचानती थी तो मैंने सभी सेवादारों से कहा कि एक अंकल है जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं
और उन्होंने मुझे कहा कि कल से लंगर सेवा के लिए आपको आना है, इसलिए मैं किचन देखने के लिए आ गई। तो सेवादारों ने पूछा कि उन अंकल का नाम क्या है। अब संगत जी तब मुझे नाम तो पता नहीं था। मैंने कहा कि उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और उन्होंने मुझे बोला आने के लिए, और इतने में मैंने देखा कि गौरव अंकल माली भैया के साथ बाहर आ रहे हैं। तो मैंने उनकी तरफ पॉइंट करके बोला कि यही है वो अंकल, और जैसे ही सबकी नजर गौरव अंकल की तरफ पड़ी, सबका बिहेवियर, सबका एटीट्यूड मेरी तरफ से चेंज हो गया और मुझे समझ में आ गया कि गौरव अंकल इज सम वेरी इंपॉर्टेंट फिगर एंड एवरीबडी वाज डेल्ट विथ मी वेरी पोलाइटली एंड दे आस्क्ड मी कि आप क्या सेवा करोगे। तो मैंने कहा कि आप मुझे कोई भी सेवा दे दीजिए। तो उन्होंने उस दिन मुझे बर्तन सेवा दी, कुछ दिनों के लिए बर्तन सेवा दी, फिर मुझे बाद में कटिंग चॉपिंग की सेवा दी और बाद में मुझे रोटी प्रसाद सेवा मिली। और संगत जी सेवा करते रहने के दौरान मुझे गुरुजी के बारे में और पता चला। मुझे पता चला कि वहाँ पर कितने प्यार से लंगर बनता है और बहुत प्यार से सभी संगत को खिलाया जाता है। मैंने देखा वहाँ पर कि सभी लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं, वहाँ मंत्र जाप होता है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद होता है। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट कर लिया। और संगत जी मैं वहाँ दरबार में बैठा करती थी और शब्द गुरबानी सुनती तो थी, लेकिन संगत जी मुझे शब्द गुरबानी का एक शब्द भी समझ में नहीं आता था। और बस मैं वहाँ बैठी रहती थी और बस लोगों को वॉच करती रहती थी कि हाँ वरुण गांधी आ रहा है या ये पॉलिटिशियन आ रहे हैं या वो आ रहा है, उनको ऑब्जर्व करती रहती थी। संगत जी मेरा ध्यान गुरबानी में नहीं होता था क्योंकि वो समझ में ही नहीं आती थी। और संगत जी वहाँ दरबार में बैठ करके चाय प्रसाद बहुत स्वाद लगती थी। अगर कभी मन में आता कि एक कप और मिल जाए तो हाजिर हो जाया करती थी। और मन में आता कि कौन आंटी है जो लंगर लेकर के आती है, ये कहाँ से आती है। तो संगत जी अगले ही दिन मुझे दरबार में से उठाया गया एंड आई वॉज टोल्ड टू ब्रिंग द लंगर। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बगल वाली आंटी से बातें कर रही हूँ, इसलिए वो मुझे डांट के दरबार से बाहर भेज रहे हैं। तो मैं उनसे बेगिंग कर रही हूँ कि प्लीज प्लीज मुझे बाहर मत भेजो, मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन वो आंटी मुझे खड़ा कर रही थी और दैट आंटी वॉज सुमिता नारायण आंटी। और एक्चुअली संगत जी वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप उठिए और आपको गुरुजी महाराज के लिए लंगर ले जाना है। संगत जी ये सारी बातें उस समय तो बहुत इनसिग्निफिकेंट लगती थी, लेकिन संगत जी हर बार मेरे दिमाग में कोई बात आती और वो उसी समय मैनिफेस्ट हो जाती। तो इतना तो मुझे समझ में आने लगा था संगत जी कि ये जो सामने गद्दी है जिस पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, एक्चुअली उस पर कोई तो बैठा हुआ है, कोई तो सामने बैठा हुआ है जो आपके माइंड की हर इच्छा को टैपिंग करके आपकी इच्छा पूरी कर देता है। और संगत जी ये सिलसिला चलता रहा और हर सत्संग से मुझे एक नई कहानी सुनने को मिलती, एक नई बात सुनने को मिलती और मेरे लिए बहुत सारा उसमें मैसेजेस होते थे। और संगत जी वहाँ बैठे बैठे मुझे भी लगने लगा कि काश ऐसा एक दिन मेरे लिए भी आएगा कि जब मैं भी अपना सत्संग सबके साथ शेयर करूंगी। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, और बल्कि मैं ये कहूंगी कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स सभी संगत पर बहुत बहुत बरस रही है। संगत जी एक ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा गुरुजी महाराज की तरफ से आता है, ब्रह्म ज्ञानी समदृष्टा। इसका मतलब है संगत जी कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो गुरुजी महाराज है, और समदृष्टा का मतलब है कि वो अपनी एक जैसी नजर से सारी संगत को देखते हैं। उनकी नजर में नई संगत पुरानी संगत नहीं है, वो सबको उसी प्यार से देखते हैं और सबको बहुत बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स सब पर अभी भी निरंतर बरस रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो जो बंदे, वो संगत जिन्होंने गुरुजी महाराज का साक्षात्कार किया था, उनके दर्शन किए थे, उनकी सेवा की, उन्हें अपने हाथों से लंगर बना के खिलाया, उनकी मौजूदगी में रहकर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी ब्लेसिंग्स ली, उनके उस नूर को अपनी आंखों से देखा। मेरा ऐसा मानना है कि वो सच में कमाई वाले बंदे थे। मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत बहुत किस्मत वाले बंदे थे। इसलिए संगत जी मैं उन सभी संगत को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उन सभी संगत के सत्संग सुन सुन कर लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है, गुरुजी महाराज के बारे में बहुत कुछ जाना है और गहराई से जाना है। इसलिए मैं उन सभी संगत को बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। अब संगत जी बहादुर सिंह की जो बात हो रही थी, मुझे लगा कि अब बहादुर सिंह का काम खत्म हो गया है, हमारा हिसाब किताब भी पूरा हो गया है। और संगत जी इसी बीच मेरी भाभी जिनको कैंसर हुआ था उसकी डेथ हो गई, और गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया, मुझे विजन दिया कि वो खुद उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन संगत जी मेरी भाभी की डेथ की बात मेरे लिए बहुत शॉक्ड थी। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी महाराज ने हम सबका हाथ पकड़ा है तो वो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो मैं बहुत शॉक्ड में आ गई। मुझे लगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि संगत जी ये खबर हमारे घर के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर थी। मुझे लगा कि गुरुजी महाराज ने बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से
से बाहर निकाला है तो वो मेरी भाभी को भी निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और संगत जी, इस खबर से हमारा गुरुजी महाराज के ऊपर जो फेथ है वो हिलने लगा और मेरी मदर ने कहा कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो हम सब भी उनके साथ वैष्णो देवी चले गए। संगत जी, मेरी मम्मी का जो शरीर है वो भारी है, तो वो पालकी में बैठ करके गई आगे और हम सब ने अपने अलग अलग पिट्ठू ले लिया और हम जाने लगे। अब संगत जी, मैं बहुत शॉक्ड, फिर वही सीन मेरे सामने बहादुर सिंह, और उसको देखते ही मेरे मन में आया कि अब कौन सा कर्म मेरा बाकी है जो फिर से बहादुर सिंह मेरे सामने आ गया। और फिर संगत जी, सबने अपना अपना पिट्ठू लिया और मैं बहादुर सिंह के साथ ऊपर चढ़ाई पर चढ़ी। और जब हम चल रहे थे तो बहादुर सिंह ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज को मैंने सपने में देखा और गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ की कैंसर को ठीक किया है, पूरी तरीके से हील कर दिया है मेरी वाइफ को। और संगत जी, मुझे पूरा घटना चक्र समझ में आ गया कि क्यों बार बार मैं बहादुर सिंह से मिली, क्यों हम जब पहली बार वैष्णो देवी आए तो हमारे पैसे घूम गए, हमें वैष्णो देवी में बहादुर सिंह ने पैसे उधार दिए, फिर कैसे हम उससे मिले, बहादुर सिंह को हम मिले और हमने उसकी हेल्प की और वापस हम उससे मिले। ये सब कुछ डिसाइड किया था गुरुजी ने। और संगत जी, जो हमारी वैष्णो देवी की जर्नी थी, मैं आपको बताऊं कि मेरे फादर बहुत बीमार थे, वो बहुत कमजोर भी थे, बहुत धीरे धीरे चलते थे। उस जर्नी में क्या हुआ, इस यात्रा के दौरान ही मेरे पापा की तबीयत में बहुत सुधार आ गया और संगत जी, मेरे फादर वो जल्दी जल्दी चलकर ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगे। और अर्ध कुमारी पर आकर मैंने पिट्ठू से पूछा कि मेरे फादर कहाँ हैं, तो पिट्ठू कहने लगा कि वो यूरिनल का बोलकर गए थे, पता नहीं अब वो कहाँ चले गए। और संगत जी, मैं बहुत डर गई, मेरी मम्मी भी बहुत नाराज हुई कि तुम्हें एक ही काम दिया था कि पापा को सही सलामत लेकर आना, तुम्हारे अभी बच्चे भी साथ में नहीं है, तुमसे एक भी काम नहीं हो पाया। और संगत जी, मैं बहुत बुरी तरह से डर गई और मेरी मम्मी डांट कर कहने भी लगी कि तुम्हें पता है कि शुगर की वजह से उन्हें बहुत कम दिखाई देता है, कहीं यहाँ पे फिसलन है, रेलिंग वगैरह है, कहीं कुछ हो ना गया हो। और मेरे भाई बहन भी बहुत नाराज होने लगे। बस संगत जी, मैंने तो गुरुजी महाराज का आसरा पकड़ा, मैंने उनसे अरदास की कि गुरुजी महाराज अब आपको ही देखना है। और संगत जी, जैसे हम भवन पहुँचे मुझे दूर से ही मेरे पापा दिखाई दे गए। मैंने पिट्ठू से कहा कि देखो बाबूजी वहाँ पर, उन्हें ले आओ। और संगत जी, उस समय बारिश बहुत तेज हो रही थी और जो पिट्ठू होते हैं उन्हें इस तेज बारिश में भी चलने की आदी होते हैं, तो वो तो जल्दी जल्दी चला गया और मैं बहादुर सिंह के साथ धीरे धीरे आ रही थी और देखती हूँ कि पापा चाय और बिस्किट खा रहे हैं। मैं उन पे बहुत नाराज हुई, तो मैंने कहा पापा आप ऐसे क्यों आ गए, हम लोग सब कितनी चिंता में आ गए। और मैंने अपने भाई और बहन को फोन करके बताया कि पापा यहाँ पर सेफ हैं। और मैंने पापा को बोला कि जब पिट्ठू है तो आप अकेले क्यों आ गए, तो पापा कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं आया, मैं एक लड़के के साथ में आया हूँ। मैंने बोला कि कौन लड़का, तो बोले कि एक लड़का है जिसके हाथ बहुत नरम नरम थे और मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का नहीं लड़की है हाथ पकड़ के, लेकिन जैसे वो कुछ बोला तो मुझे मेक श्योर हुआ कि ये लड़का है और उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे ऊपर भवन तक ले आया। तो मैंने कहा कि पापा फिर आपने उसका नंबर वगैरह लिया या नहीं, हम उससे थैंक यू तो बोले, तो बोले कि नहीं नंबर तो नहीं लिया है मैंने उसका। तो मैंने पूछा कि क्या आपने उनका नाम पूछा, तो बोले हाँ उनका नाम मैंने पूछा, उसका नाम निर्मल सिंह है। संगत जी, तब तक मुझे भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज का नाम निर्मल सिंह है। और फिर जब हम वैष्णो देवी से वापस आ गए तो सेवा करते करते हम लोग पेड़े बना रहे थे। वहाँ पर एक आंटी अपना सत्संग कर रही थी, तो आंटी अपने सत्संग में कहने लगी कि गुरुजी महाराज के हाथ इतने सॉफ्ट होते थे रुई की तरह और ऐसा लगता था कि जैसे किसी बच्चे के हाथ पकड़े हों। और संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी रहमत है कि आपको वो किस जगह पे क्या मैसेज देना चाहते हैं वो तुरंत ही आपको एहसास करा देते हैं। और संगत जी, उसी सत्संग में मुझे गुरुजी महाराज का नाम पता चला और संगत जी मुझे इतना शॉक्ड हुआ, मैं इतनी सरप्राइज हुई और मुझे कंफर्म हो गया कि वो गुरुजी महाराज ही थे जो मेरे पापा का हाथ पकड़ के ऊपर तक ले गए थे। संगत जी, कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो उस समय तो हमें वो इनसिग्निफिकेंट लगती है, बहुत छोटी लगती है, लेकिन वो हमारे जीवन में उसके बहुत बड़े मायने होते हैं। गुरुजी महाराज का कोई भी सत्संग चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम सबकी लाइफ के लिए। और संगत जी, मैंने ये रियलाइज किया है कि कोई भी सत्संग छोटा नहीं होता है, कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता है। हो सकता है कि वो बात उस समय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हो, लेकिन टाइम बीइंग हमें पता चलता है कि उस बात की भी इम्पोर्टेंस है, वो बात भी एक सत्संग ही था। और संगत जी, जब मेरे पापा ने अपना शरीर छोड़ा तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस संसार को छोड़ा और ऐसा कहते हैं कि बहुत कम लोगों को ऐसी डेथ नसीब होती है। संगत जी, मेरे फादर की डेथ 12 सितंबर 2019 को हुई और संगत जी उनकी डेथ से पहले मैं एक सत्संग में गई थी, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि आप भी अपना सत्संग शेयर करो, तो मैंने वही वैष्णो देवी वाला जो सत्संग है वो शेयर किया था। मैंने बताया सत्संग में कि कैसे गुरुजी महाराज स्वयं आए और मेरे फादर का हाथ पकड़ के उन्होंने माता
वैष्णो देवी के भवन तक उन्हें छोड़ा। और संगत जी, जब मैं सत्संग कर रही थी तब उसी दौरान मुझे एक विजन आया। मैं देख रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे फादर को ब्लेस किया है और मेरे पापा गुरुजी से कोई प्रसाद ले रहे हैं। और संगत जी, जब मैं सत्संग कर रही थी वहाँ दरबार में खड़े होकर के, तब मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि कल मेरे फादर की डेथ हो जाएगी। और संगत जी, अगले दिन हमारे घर पे भी सत्संग था। 12 तारीख को, 11 सितंबर को मैं सत्संग अटेंड किया और 12 सितंबर को हमारे घर पे भी सत्संग था। और आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से ही मेरा मन बहुत रेस्टलेस हो रहा था। मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा था और मैं सत्संग की तैयारी तो कर रही थी, लेकिन मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं उस समय सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, ये पैसे यहाँ रखे हैं, जरूरत पड़े तो ये ले लेना, यहाँ ऐसा कर लेना, वहाँ वैसा कर लेना। तो सब मुझे बोल रहे हैं, तो सर्वेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप कहाँ जाने वाले हो। तो मैं सोच में पड़ गई कि हाँ, मैं इन सबको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मुझे सब गाइड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और संगत जी, सुबह 10 बजे मेरे पास मेरी सिस्टर का फोन आता है कि पापा इज नो मोर। जब मैं वहाँ गई तो मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोल रहे थे कि सब कुछ सही था, बस इन्होंने कल मुझसे जिद करी कि मुझे नाई को बुलवा दो, बाल कटवाने हैं। और जब नाई आया तो कहने लगा कि मेरे बाल काट दो, मेरे नाखून काट दो, मेरे पैर साफ कर दो। और मेरे पापा ने सुबह 3 बजे मेरे भाई को उठाया और कहा कि मुझे नहाना है, मुझे नहला दो। क्योंकि संगत जी, उस समय मेरे पापा की उम्र 97 ईयर्स की थी। मेरे भाई ने बोला कि पापा बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे अभी नहलाओ। और संगत जी, जब उनको शावर दिया गया तो वो बच्चों की तरह जिद करने लगे कि मुझे नए कपड़े पहनाओ, मेरे बेड की नई चादर बिछाओ। उन्हें नए कपड़े पहनाए गए, उनके बेड पर नई चादर डाली गई। और फिर मेरे ब्रदर ने पूछा कि पापा आपको क्या चाहिए, तो बोले कि बस मुझे चाय बिस्किट दे दो। और संगत जी, ये वही प्रसाद है जो गुरुजी महाराज मेरे पापा को दे गए थे जब हम पापा से भवन में मिले थे। और संगत जी, वही चाय बिस्किट खाते खाते मेरे पापा ने मेरे भाई को इशारा किया कि मुझे नीचे लेटा दो। एंड संगत जी, थोड़ी ही देर में मेरे पापा ने प्राण त्याग दिए। और मेरे ब्रदर ने बताया कि शरीर त्यागने से पहले पापा कंटिन्यूअसली गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। यानी संगत जी, गुरुजी का कंटिन्यूअसली मंत्र जाप करते करते मेरे पापा ने अपना शरीर त्याग दिया। इससे ब्यूटीफुल जर्नी और क्या हो सकती है, इससे सुंदर अंत क्या हो सकता है। संगत जी, मेरी मदर, उन्होंने भी गुरुजी महाराज के दर्शन किए हैं और उन्होंने भी अपना शरीर बहुत अच्छी तरीके से छोड़ा। और संगत जी, इन सब जगह पर गुरुजी महाराज के हस्ताक्षर नजर आते हैं कि 93-97 की उम्र में आप अपना शरीर त्याग रहे हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप किसी भी बीपी या डायबिटीज की दवाई तक नहीं खा रहे हैं और आप ऐसे ही फूलों की तरह चले गए हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। जब मेरी मम्मी का अंत समय आया संगत जी, तब उन्हें एक हेलुसिनेशन हुआ और उन्होंने मेरे पापा से कहा, और मेरी मम्मी कहने लगी कि देखो गुरुजी महाराज आ गए हैं। और मेरी मम्मी कहने लगी कि देखो आज मंगलवार है और गुरुजी आ गए हैं और मेरे लेखे जोखे चल रहे हैं और गुरुजी को आप जाके प्रसाद चढ़ाओ। और संगत जी, मेरे पापा बूंदी का प्रसाद लेकर के हनुमान जी के मंदिर गए और प्रसाद चढ़ा के जैसे वो घर आए और मेरी मम्मी ने अपने प्राण तब तक त्याग दिए थे। और संगत जी, शरीर त्यागने से पहले मेरी मम्मी ने मेरी बहन से कहा कि मेरे लिए कोई भी पाठ मत करना, मैंने खुद ने अपने गुरु का पाठ कर लिया है, तुम्हें कोई मेरे लिए पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग मेरा चौथा भी मत करना। तो संगत जी, मटेरियलिस्टिक चीजें तो गुरुजी हमारी झोली में ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन संगत जी, जो जीवन मरण का जो कर्म है वो अच्छे से हो जाए, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया तब मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे एक चिंता हमेशा रहती थी कि मैं अपनी जॉब छोड़कर आ गई हूँ और मेरे बच्चे भी यहीं इंडिया आ गए हैं, बस कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करने चाहिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे दोनों बच्चों पर बहुत ब्लेसिंग्स की हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो हम दोनों ही चाहते थे कि हमारे दोनों ही बच्चे साइंस सब्जेक्ट लें, लेकिन गुरुजी महाराज का उन दोनों बच्चों के लिए प्लान कुछ और ही था। मेरी बेटी पढ़ाई में इतनी अच्छी होने के बावजूद सारे प्रोफेसर उसे बहुत पसंद करते थे और वो बहुत ब्रिलियंट थी पढ़ने में। इन सब के बावजूद संगत जी, वो फिजिक्स के पेपर में ब्लैंक हो गई और स्थिति ये हो गई कि हम तो बस यही प्रे कर रहे थे कि बस वो कैसे भी करके पास हो जाए। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक विजन दिखाया जिसमें 78.5% लिखा हुआ था, जो उसका रिजल्ट था। और मुझे लगा कि गुरुजी महाराज मुझे किसका परसेंटेज दिखा रहे हैं, क्योंकि उस समय संगत जी मेरी छोटी बेटी 10th में थी और बड़ी बेटी 12th में थी। और संगत जी, जैसे विजन में परसेंटेज आया, मेरे अंदर की
जो एरोगेंस थी उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसे परसेंटेज तो कोई हमारे खानदान में नहीं लाता। ये कोई परसेंटेज है, ये परसेंटेज हमारे बच्चों के नहीं आ सकते। हमारे महिंद्रा खानदान में ऐसे परसेंटेज कोई नहीं लाता। और संगत जी एग्जैक्टली 78.5% मेरी बड़ी बेटी के आए, क्योंकि संगत जी ये गुरुजी का प्लान था और गुरुजी को उसे लॉयर बनाना था। और संगत जी जब ये रिजल्ट आया तब उस समय मैं गुरुजी के मंदिर में बैठ के अंजलि आंटी और सीमा आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी और वो मुझे बता रही थी अपने सत्संग में कि उनका बेटा बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी ब्लेसिंग्स हुई कि आज पूरे परिवार में मेरे बेटे से ज्यादा एजुकेटेड कोई नहीं है। और संगत जी जैसे ही उसका रिजल्ट आया और इस परसेंटेज मेरे सामने आया तो हमें तो ये लग रहा था कि अब डीयू में भी एडमिशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और संगत जी मुझे लगने लगा कि जब हम पहले वेस्ट इंडीज में थे तो हस्बैंड और मैं दोनों ही जॉब किया करते थे। सारी चीजें हमें बहुत ही कन्वीनियंटली हमारे हाथ में मिल जाया करती थी, हमें कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर हमें हर चीज खुद से करनी पड़ रही है। हमें बिजली का बिल भरना है, हमें पानी का बिल भरना है, हमें एक एक चीज के लिए कोशिश करनी है। और ऊपर से हमारे बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया था। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज मेरी बेटी के सपने में आए और कहा कि चलो उठ तो लो कर ले। और संगत जी अगले दिन वो अपने रूम में पढ़ रही थी और लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तू पढ़ाई छोड़ के तू लैपटॉप ओपन करके क्यों बैठी है, सब ठीक है? तो वो मुझे कहने लगी कि मम्मा अब मैं लॉ के लिए प्लान कर रही हूँ। और संगत जी लॉ सुनते ही मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। तो मैंने उससे कहा कि अरे लॉ कौन करता है? मुझे लगा कि शायद वो अपने एग्जाम से घबरा गई है, तो मैंने बोला कि अगर तू अपने एग्जाम से घबरा गई है तो तू चिंता मत कर, हम लोग फिर से रीअपियर कर लेंगे एग्जाम में। तो मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं, गुरुजी महाराज आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि तू लॉ कर ले, अब मैं लॉ ही करूंगी। और संगत जी फिर वो अपने इस काम में लग गई। उसने सारे कॉलेजेस के फॉर्म निकाले, सबको फिलअप किया और सबको फिलअप करके फोटो वोटो लगा करके मुझे कहती है कि मम्मी मैंने सब रेडी कर दिए हैं, बस आपको हर फॉर्म के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, बैंक जा करके वो काम कर दो। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करने लग गई कि गुरुजी महाराज अब आप ही रास्ता दिखाओ। ना मेरी फैमिली में किसी ने लॉ किया है, ना मेरे हस्बैंड की फैमिली में किसी ने लॉ किया है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आई बच्चों को तो कौन इनका हाथ पकड़ेगा, कौन इनको बताएगा, कौन इनको गाइड करेगा? और संगत जी मुझे तब इतनी अक्ल नहीं थी कि अगर ये बात गुरुजी महाराज ने स्वयं आकर कही है, ये ड्रीम गुरुजी महाराज का है, तो संगत जी जो गुरुजी महाराज का ड्रीम पूरा करेगा, जो गुरुजी महाराज की बात पूरी करेगा, तो उसका भविष्य तो अच्छा होना ही है। और संगत जी आज भी मेरी दोनों बच्चियां जब परेशान होती है तो मैं यही कहती हूँ कि तुम दोनों लॉयर हो और तुम दोनों ही गुरुजी महाराज का ड्रीम जी रही हो, तो कुछ भी परेशानी आएगी गुरुजी महाराज तुम्हारे साथ हैं। और संगत जी अगले दिन सुबह मैंने सोच लिया था कि मैं इसके फॉर्म्स फिलअप नहीं करूंगी और ना ही मैं बैंक जाऊंगी, कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाऊंगी। और संगत जी सेकेंड डे ही हमारा बैंकर घर आया और कहने लगा कि सर का कोई रेमिटेंस आया है। और संगत जी वो मुझसे कुछ डिस्कस करने लगा और उसी बीच में संगत जी मेरी डॉटर वहाँ आ गई। और संगत जी वो बैंकर मुझे कहने लगा कि मैडम आज मैंने छुट्टी ली हुई है, आज मैं पूरे दिन भर फ्री हूँ, मेरा रनर भी फ्री है, कुछ काम हो तो बता दो। और संगत जी इतना सुनते ही मेरी बड़ी बेटी तुरंत बोली कि भैया इतने इतने फॉर्म्स हैं और ये 5 डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाने हैं और आपको पोस्ट करना है। और उसने कहा कि हाँ हाँ मैं करवा देता हूँ। और फिर वो बताने लगा कि मुझे ये चेक चाहिएगा, मुझे ये चाहिएगा, वो चाहिएगा। उसने सारी चीजें प्रोवाइड की और उसके सारे काम हो गए। और संगत जी 2 दिन के बाद उसकी फ्रेंड का फोन आया और वो मुझे कहती कि आंटी हमने सुना है कि शिवांगी लॉ कर रही है। और संगत जी जैसे उसने वो कहा मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। तो मैंने कहा कि हाँ उसने भी फॉर्म्स भरे हैं पर देखते हैं। तो बल्कि नहीं आंटी उसका तो एडमिट कार्ड आ गया है, लेकिन मेरा तो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, हमने तो 1 महीने से अप्लाई किया हुआ है। और संगत जी तब मुझे थोड़े थोड़े सिग्नल्स गुरुजी के मिलने लगे कि कैसे इसका काम बनाने के लिए गुरुजी ने सारे रास्ते बना दिए थे। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी डॉटर को टेलीपैथिकली ये तक भी बता दिया था कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं होना है, यहाँ नहीं होना है, तुम्हारा यहाँ पर होना है। फिर संगत जी मैंने अपनी डॉटर से कहा कि भाई तुम्हें अगर लॉ ही करना है तो कोई कोचिंग तो ज्वाइन करो, क्योंकि ना तो डैडी को कुछ पता है लॉ के बारे में, ना मुझे कुछ पता है, कौन तुम्हारी हेल्प कर पाएगा। और संगत जी फिर मेरी बेटी ने प्रथम कोचिंग को ज्वाइन किया। और संगत जी उस समय ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल नया नया ओपन हुआ था। और संगत जी ये जो कॉलेज था वो सभी कोचिंग क्लासेस वालों को फ्री टूर ऑर्गेनाइज करके देते थे ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ लेकर के आए, वहाँ के कैंपस को विजिट करवाए, वहाँ की क्लासेस विजिट करवाए, वहाँ के टीचर से मिले। और संगत जी
मेरी बेटी भी वहाँ विजिट करके आई, और जब वो विजिट करके आई तो मुझे घर पर आकर बताती कि हम यहाँ पर गए और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और कहने लगी कि मम्मी मैं इसी में एडमिशन लूंगी। लेकिन संगत जी मैं तो चाहती ही नहीं थी कि वो लो करें, और मैं मन ही मन में तो ये प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी महाराज कैसे भी करके इसके फिजिक्स की परसेंटेज को अच्छा कर दो, ये अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो हम इसको IIT करवाएंगे। लेकिन संगत जी मेरी बेटी का तो ऑलरेडी माइंड मेकअप हो चुका था, और संगत जी इसने हमें बताया आकर के कि जो जिस कॉलेज में गई थी जिंदल कॉलेज वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने बोला कि ठीक है देखेंगे। और संगत जी जब इसका रिजल्ट आया तो गुरुजी महाराज ने हमारे चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, कोई तुम्हें DU में एडमिशन नहीं लेना है, लोगी भी तो मिलेगा नहीं, तुम्हें सिर्फ जिंदल जाना है। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड गए जिंदल कॉलेज में, पूरा कॉलेज उन्होंने विजिट किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जब एडमिशन के लिए वहाँ गए, फॉर्म फिलअप करने के लिए गए, तभी वहाँ से एक प्रोफेसर आते हैं। वो प्रोफेसर इसको देख के बोलते कि यू आर शिवांगी सूद, तो बोलते कि यस सर। तो फिर वो पूछते कि अरे तुमने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया या नहीं? तो उसने कहा कि नहीं सर मैंने इसलिए फिलअप नहीं किया क्योंकि उसकी डेट निकल गई थी। तो वो कहने लगे कि अच्छा एक काम करो तुम फॉर्म तो फिलअप करो फिर देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भाई ये क्यों इतना फेवर कर रहा है? तो मैंने भी पूछा कि शिवांगी व्हाट हैपेंड? तो कहने लगे कि नहीं मम्मी एक्चुअली जब हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था तब प्रोफेसर सर मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे, इसलिए शायद वो मेरा फेवर कर रहे हैं। और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, उसने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, उसको 50% की स्कॉलरशिप मिल गई। और संगत जी मैं हर सेमेस्टर में सोचा करती थी कि इस बार तो शिवांगी बोलेगी कि मम्मा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं साइंस स्ट्रीम में जाऊंगी। लेकिन संगत जी वो हर सेमेस्टर में टॉप करती थी अपने कॉलेज में। और संगत जी उसके 5 साल पूरे होने के बाद शी वॉज अवॉर्डेड बाय बेस्ट डिस्टिंग्विश अवार्ड ऑफ OP जिंदल ग्लोबल कॉलेज। और संगत जी जब कोई रास्ता गुरुजी महाराज ने आपके लिए चुना हो तो उसमें छोटी मोटी चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, मुश्किलें आए, एट द एंड ऑफ द डे इट विल बिकम द बेड ऑफ रोजेस। और संगत जी ऐसे ही मेरी बेटी के साथ हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे बच्चों के भविष्य को भी बनाया, हमें हेल्थ वेल्थ सबसे ब्लेस किया गुरुजी। आपने हमारा हाथ थामे रखा, हमें पल पल गाइड किया, आपने मेरे मम्मी पापा को ब्लेसिंग्स दी। आपका बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज आप हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।